पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण विचार का दूसरा भाग व्यंजन। ऐसी ध्वनियाँ जिनका स्वतंत्र रूप से लेखन तो संभव है, किंतु जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यंजन स्वर के बिना अधूरा होता है। व्यंजन को लिखने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती ही है। ठीक है। क से लेके म तक के जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद यर ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। श श स ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और क्ष त्र ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। इस आधार पर व्यंजनों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, 4 भाग कौन से हैं इसके? 4 भाग हैं इसके स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। जैसा कि अभी मैंने बताया, क से लेके म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन, यर ल व अंतस्थ व्यंजन, श श श ह ऊष्म व्यंजन और क्ष त्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिन्हें बोलते समय हमारी जिह्वा मुख में किसी न किसी भाग को छूती है। ठीक है। इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, जैसे प, जैसे म। ठीक है। क से लेकर के म तक के जो व्यंजन होते हैं, यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के पूरे व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यदि हम प बोलते हैं तो ऊपर वाला होंठ नीचे वाले होंठ से स्पर्श करता है। ठीक है। यदि हम म बोलते हैं तो भी होंठ स्पर्श करता है। उसी प्रकार से जब हम ट बोलते हैं तो हमारी जिह्वा ऊपर की तरफ स्पर्श करती है, इसीलिए हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो क से लेके म तक के जितने भी व्यंजन हैं, इनको बोलने पर जिह्वा या फिर ओष्ठ, ठीक है, कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इन व्यंजनों को बोलते समय जो प्राणवायु होती है वो भीतर की तरफ अंतः में, ठीक है, अंतः में गुंजायमान होती है, इसलिए भी इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे य, र, ल, व। जब आप इन व्यंजनों को बोलते हैं तो प्राणवायु आपके भीतर की तरफ ही गुंजायमान होती है। ठीक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जब प्राणवायु, जिन व्यंजनों को बोलते समय जो प्राणवायु मुख से निकलती है वो अत्यधिक गर्म निकलती है, यानी ऊष्मा सहित निकलती है। ठीक है। और एक घर्षण के साथ निकलती है। श, श, स, ह। ठीक है। इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष क और श से मिलकर बनता है, त्र, त, र और अ से मिलकर बनता है, ज्ञ यानी ज, य और अ से मिलकर बनता है, श्रमिक श, र और अ से मिलकर के बनता है। फिर है आपका संयुक्त व्यंजन के कुछ और उदाहरण आपको यहाँ दिए हुए किताब में। क्ष, त्र, ज्ञ तो आपको पता है। इसके अलावा द्वित्व व्यंजन भी होते हैं। द्वित्व व्यंजन यानी जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, एक अधूरा और एक पूरा। जैसे आधा न और पूरा न, जैसे आधा म और पूरा म। जैसे कि चम्मच में एक म आधा होता है और एक म पूरा होता है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से एक वर्ण दूसरा हो और एक वर्ण दूसरा हो, जैसे आधा ता और पूरा ता, सॉरी ये तो एक जैसा हो गया, द्वितीय व्यंजन हो गया। जैसे आधा ता और थ, जैसे पत्थर हम लिखते हैं ना, तो आधा ता और थ दोनों इसमें आते हैं। ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं। फिर वर्ण विच्छेद तो आपको पता है कि जब किसी शब्द में से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। फिर यहाँ पे वर्तनी के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं आपको, यानी भाषा में लिखने के कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे संयुक्ताक्षरों में हलंत लगाकर लिखें। ठीक है। संयुक्ताक्षर मतलब जब यहाँ पे एक अक्षर अधूरा और एक अक्षर पूर्ण है तो कई बार हम, जैसे द है, द के नीचे हम हलंत लगा करके लिखते हैं। जैसे कि आगे नियम बताए थे ना, द को आधा करने का नियम क्या है? द को आधा करने का नियम है उसके नीचे हलंत लगा देना। ठीक है। फिर है आपके खड़ी पाई वाले व्यंजन। खड़ी पाई वाले व्यंजन को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी खड़ी पाई को हटा देते हैं। जैसे कि प है,
प को आधा करना है तो हम प की खड़ी पाई को हटा देंगे और इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि कई बार कर क्रिया लगा कर के भी शब्द बनाए जाते हैं, जैसे गाकर, खाकर, आकर, पीकर। ये आप क्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया इसको कहते हैं, लेकिन ये टॉपिक हम क्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे विस्तार से। फिर है शिरोरेखा का प्रयोग। शिरोरेखा का प्रयोग हमें बड़े ध्यान से करना पड़ता है। ठीक है, कई बार शिरोरेखा का गलत प्रयोग करने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे जलसा शब्द है, जलसा, जलसा में अगर एक साथ शिरोरेखा रखी है तो उसका मतलब क्या है? जलसा यानी कोई उत्सव, कोई त्योहार। ठीक है, और अगर हमने जल के ऊपर शिरोरेखा लगाई और सा की शिरोरेखा अलग हो गई तो इससे तात्पर्य क्या हो जाएगा? जलसा यानी जल के जैसा, यानी पानी। तो इसलिए शिरोरेखा बड़े ध्यान से लगानी चाहिए। इसके बाद र का प्रयोग बताया गया है कि खड़ी पाई वाले शब्दों में र का प्रयोग कैसे करते हैं। खड़ी पाई वाले शब्दों के साथ अगर पूर्ण र होता है, मान लीजिए कि आगे वाला वर्ण अधूरा और पीछे वाला वर्ण र पूरा है, तो हम क्या करते हैं, जो खड़ी पाई वाला व्यंजन है उसको पूरा लिख करके र को उसके पैर में लगा देते हैं, जैसे प्र। ठीक है, इसी प्रकार से ट के साथ र कैसे लगाते हैं? ट के साथ र नीचे रेफ के रूप में लगाते हैं। इसी प्रकार से र का एक और नियम है कि मान लीजिए किसी वर्ण के पहले र अधूरा है और उसके पीछे पूर्ण वर्ण है, तो क्या होता है, उस आधे वाले र को हम पीछे वाले पूर्ण वर्ण के ऊपर लगा देते हैं। जैसे कर्म, कर्म लिखते समय कर्म की वास्तविक स्थिति क्या है? र के नीचे हलंत है और पीछे माँ पूर्ण है, तो हम क्या करते हैं, र को माँ के ऊपर लगा देते हैं। कर्म कैसे लिखते हैं हम? कर्म ऐसे, है ना। इसी प्रकार से नुक्ता का प्रयोग, नुक्ता जो कि उर्दू भाषा का आगत शब्द है, एक बिंदी के रूप में इसको लगाया जाता है, जैसे कि ज, फ, क इनके नीचे लगाई जाती है। ठीक है, तो इसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे फ के नीचे अगर लगेगी तो फ हो जाएगा, ज के नीचे लगेगी तो ज हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का ही प्रयोग वर्णमाला में किया जाता है। ठीक है, अनुस्वार क्या होते हैं? मूलतः अनुनासिक व्यंजन न, य, न, म का मात्रा रूप है। इसे बोलते समय प्रश्वास वायु नाक से बाहर निकलती है। उदाहरण के रूप में जैसे हंस, घंटी, चंपा, शंख आदि। अनुनासिक व्यंजन मूलतः स्वर होते हैं और इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, जैसे आँख, हंसमुख, संभाल, संवार,